Good evening, one and all. Dear participants and my loving students and faculty members and all the journalists, those are attached and participate from the different part of the country and different state of the country. तो आज के इस वेबिनार में मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं एडिटर डिजिटल अमर उजाला डिजिटल श्री जयदीप कार्णिक साहब, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पी वेबिनार प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों से ही आपको वक्तव्य साहित्य और लेखन में रुचि रही थी। इसके साथ ही आपने विश्वविद्यालय के साथियों के साथ मिलकर उद्घोष प्रयास नाम से अखबार निकाला। युवाओं के बीच बेहतर समाज स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह प्रयास दुनिया बदल देने की कोशिशों के साथ पत्रकारिता का एक अच्छा अनुभव साबित हुआ। आपके कॉर्पोरेट जीवन की बात करें तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही कदम आपके कॉर्पोरेट जीवन की ओर मुड़ गए थे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी आपने देखा और मार्केटिंग भी आपने की। मार्केटिंग का एक फायदा ये हुआ कि देश भर में घूमने का आपको बहुत मौका मिला। पत्रकारिता को लेकर जुनून के चलते नई दुनिया में आप प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में आपने कार्य शुरू किया। नई दुनिया से वेब दुनिया की आपकी यात्रा भी बखूबी रही। नई दुनिया में प्रूफ रीडिंग से लेकर दीपावली विशेषांक, सिंगस्त का प्रभार, सिटी रिपोर्टिंग और फीचर डेस्क तक विभिन्न दायित्व निभाने और सीखने का मौका मिला। साथ ही वेब दुनिया के माध्यम से नई तकनीक, संचार के नए माध्यम और स्थानीयकरण को जानने और सीखने का मौका भी आपको मिला। नई दुनिया में स्थानीय संपादक के तौर पर आपने 4 साल कार्य किया। वेब दुनिया के संपादक के रूप में भाषाई डिजिटल पत्रकारिता को नया आकार आपने दिया। वेब दुनिया को सबसे पहले पूरी तरह यूनिकोड पर ले जाने के साथ ही एमएसएन और याहू जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए भाषाई पोर्टल भी आपने शुरू की। डिजिटल पर सतत नवाचार को बढ़ावा दिया। वेब दुनिया ने ही सबसे पहले डिजिटल पर नियमित वीडियो समाचार देने शुरू किए। साथ ही मोबाइल पत्रकारिता में भी नित नए प्रयोग आपने किए। नेटवर्क 18 के साथ में भी आपने काम किया, जिसमें नेटवर्क 18 समूह की वेबसाइट आईबीएन लाइव, आईबीएन खबर, न्यूज 18 और द प्रदेश 18 के लिए डिजिटल प्रमुख और संपादक में आपने कार्य कर उन्हें नया रूप दिया और नेटवर्क 18 समूह की डिजिटल उपस्थिति को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में आप अमर डिजिटल में संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि देश के सबसे पुराने प्रतिष्ठित समाचार समूह में से एक है अमर उजाला। इसके डिजिटल विभाग में पिछले 2 वर्षों से सतत परंपरा और नवाचार के संतुलन को बनाते हुए आपका बेहतर अनुभव रहा है और वर्तमान में आप कार्य भी इसमें कर रहे हैं। अमर उजाला के 70 वर्षों से स्थापित पत्रकारिता मूल्यों को संजोए रखते हुए डिजिटल पर नए पाठकों को जोड़ने में नए मानक आपने स्थापित किए हैं। डिजिटल अन्य वेबसाइट के मुकाबले सतत बेहतर प्रदर्शन आपने अपने इस पूरे पत्रकारिता जीवन में किया है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो को जोड़ते हुए नया मल्टीमीडिया अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल द्वारा विधानसभा, लोकसभा चुनाव और कुंभ के विशेष सीधे कवरेज का अनूठे प्रयोग भी आपने किए हैं। अखबार और डिजिटल के कन्वर्जेंस को लेकर विशेष प्रयत्न और संस्करण क्षेत्रों के डिजिटल से भी जुड़ा आपका रहा है और आगे बढ़ाने में आपने सफलता हासिल की है। स्कूल के दिनों में आपने पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग का आपका अनुभव रहा। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जर्मनी तथा इंग्लैंड में युवा शिविरों में आपने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतिमान संसद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार भी आपको मिला। भारत के राष्ट्रपति के साथ विभिन्न देशों की यात्राओं की रिपोर्टिंग का भी आपने जुटाया। मैं आपका पीयू वेबिनार प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पारुल यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पारुल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट सर, वाइस चांसलर सर और रजिस्ट्रार सर की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सो नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू श्री जयदीप कार्णिक साहब, editor Amar Ujala Digital, please enlighten to participants and enlighten to our students and enlighten to the journalists and enlighten to the media teachers on today's webinar topic, challenges in digital media. So now I request you, sir, please enlighten to us and enlighten to all the participants, and I again welcome to you on the webinar platform and on behalf of the Parul University and Parul University family. And now I over to you, sir. Please enlighten to us on today's webinar topic. Please, sir. Now I over to you. बहुत धन्यवाद रमेश रावत जी, इस बेहतरीन परिचय और स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत विनम्रतापूर्वक बहुत अच्छे से बात को प्रस्तुत किया। सबसे पहले मैं पारुल यूनिवर्सिटी परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य उनको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है सभी युवाओं से, छात्रों से, प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा करने का। आज महाअष्टमी का दिन है, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और हम जब ये वेबिनार कर रहे हैं तो देश में कोरोना का काल भी चल रहा है। मानवीय त्रासदी है बहुत बड़ी और महामारी का समय है। तो मैं शुरुआत में सबसे यही कहना चाहूंगा कि मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और कामना भी करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहिए, खुद का बहुत ख्याल रखिए। ये जो लहर है दूसरी वाली, ये पहली वाली से बहुत अलग है, इसको हल्के में मत लीजिए।
युवाओं को और बच्चों को भी बहुत ज्यादा ये प्रभावित कर रही है। और मीडिया से जुड़े होने के नाते और लगातार इसकी खबरों से जुड़े होने के नाते, इसके विशेषज्ञों से सतत संपर्क में होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जिसने ये माना है कि पिछली बार हम संक्रमित हो गए तो अस्पताल जाकर ठीक भी हो गए, इस बार इस तरीके का हमको ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखिए। तो आज महाअष्टमी पर शक्ति की देवी से यही कामना है कि हम सभी को शक्ति और सामर्थ्य दे इस महामारी से लड़ने का। तो आज हमारे जो वेबिनार का विषय है डिजिटल मीडिया की चुनौतियां। मेरा सौभाग्य रहा है कि जब डिजिटल मीडिया का हिंदुस्तान में उद्भव हो रहा था 1998-99 में, जब बहुत से लोगों ने डिजिटल को सुना नहीं, समझा नहीं था, और डायल अप के कनेक्शन का जमाना था, और जो आजकल की खूबसूरती दिखती है वेबसाइट्स की और डिजिटल की, वो नहीं थी। गूगल जैसा बेहतरीन सर्च इंजन और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। तब डिजिटल मीडिया के नाम पर कुछ वेबसाइट्स थी, और जिसमें हिंदी की सबसे पहली वेबसाइट जो थी वेब दुनिया, उसके साथ काम करने का अवसर मुझे मिला, क्योंकि मैं नई दुनिया से जुड़ा था, अखबार की पत्रकारिता करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो वेब दुनिया पीछे, नई दुनिया के पीछे गोदाम जैसी जगह थी, वहां पर शुरू हुआ था। और ये लोग कंप्यूटर पे जब भी कुछ करते थे तो मुझे समझ नहीं आता था। मैं कहता था मैं अखबार का पत्रकार हूँ, अखबार में लेख लिखता हूँ, तो अगले दिन उस पर कुछ टेलीफोन आते हैं, प्रतिक्रिया आती, फिर पोस्ट कार्ड का चलन उस वक्त काफी था। तो मैंने कहा कि हफ्ते में 8-10 दिन में हमारे पास काफी पोस्ट कार्ड आ जाते हैं लेख को लेके, खबर को लेके, प्रति जब मेरी बायलाइन से कुछ छपती है तो आप ये पता नहीं कंप्यूटर पे क्या करते हो, आप लिखे खुदा बाँचे। इस तरह से मैं कहीं ना कहीं उपहास भी करता था। मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, मुझे पता नहीं था इसकी शक्ति क्या है। लेकिन चूंकि वो पास में ही शुरू हुआ था और उस वक्त कुछ युवा पत्रकारों की जरूरत थी जो अच्छा लिख पढ़ लें, तो उसमें जब उसको जो प्रमोट करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने मेरा भी चयन किया, और मुझे धीरे धीरे वहां से डिजिटल मीडिया के संपर्क में आने का अवसर मिला। तो मेरे लिए एक बड़ी नई दुनिया खुली, और जिससे मुझे पता लगा कि आने वाला समय इसी मीडिया का है। और फिर तो इसकी शक्ति को पहचानते हुए तेजी से इस पर काम शुरू किया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे उस समय इससे जुड़ने का मौका मिला। अब तो हर कोई डिजिटल मीडिया को जानता है, डिजिटल मीडिया पर बात करना चाहता है। हमारी डिजिटल मीडिया की चुनौतियों को लेकर ये वेबिनार कर रहे हैं। मेरी तो पहली चुनौती ये थी कि उस वक्त डिजिटल मीडिया को लोग न केवल जानते नहीं थे बल्कि इससे जुड़ना भी नहीं चाहते थे। मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब डिजिटल मीडिया के लिए अच्छे पत्रकारों को ढूंढने गया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो टेलीविजन में जाना चाहते हैं, और नहीं टेलीविजन में होगा तो अखबार में जाएंगे, डिजिटल मीडिया क्या होता है हम नहीं जाना चाहते। तो उस वक्त डिजिटल मीडिया को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए बीबीसी के साथ मिलकर हमको एक पूरी श्रृंखला चलानी पड़ी थी डिजिटल मीडिया के सेमिनार्स की, जिससे हम लोगों को ये बता सकेंगे डिजिटल मीडिया होता क्या है। आज हम पिछले 10 सालों में, 12-15 सालों में हम यहां तक तो पहुंच पाए हैं कि डिजिटल मीडिया तो सबको पता है, उसकी चुनौतियों के बारे में बात करें। मुझे लगता है चुनौतियां भी मोटे तौर पर पता है। आपने रावत सर शुरुआत में मुझसे कहा था कि आप आखिर में 10-15 मिनट सवालों के लिए रखना चाहेंगे। मैं इसको बिल्कुल उलट करना चाहूंगा, मैं 10-15 मिनट में अपनी बात रख लूंगा, क्योंकि मैं तो इस पर अनवरत बोल सकता हूं। मेरा जीवन इसमें निकला है। अभी भी मैं आपसे बात करने के बाद फिर से इसी काम में जुट जाऊंगा। आपसे बात करने के दौरान भी वेबसाइट पर लगातार अमर उजाला की खबरें अपडेट हो रही होंगी। 70 साल पुराना मीडिया प्रतिष्ठान जिसने डिजिटल में भी लगातार नवाचार किया, उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला है, नोएडा मेट्रो। और ये बड़ा कठिन वक्त है जब किसी ने सोचा नहीं था कि न्यूज रूम भी घर से चल सकती है, तब हम न्यूज रूम को घर से चला रहे हैं। पिछले 1 साल से चलाया था, बीच में कुछ चीजें ठीक हुई तो हमने दफ्तर खोला, और फिर से हम अधिकांश साथी, कुछ साथियों को छोड़कर घर से काम कर रहे हैं हमारे। तो ऐसे में डिजिटल मीडिया पर बोलना, उसके बारे में बताना, उसकी चुनौतियों पर बताना बहुत लंबा वक्तव्य हो सकता है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी की जो आपके साथ भी पत्रकारिता सीख रही है या इस वेबिनार में खास तौर पर भाग लेने आई है, उनकी खासियत यह है कि इन लोगों को बहुत सारी बातें पहले से पता होती है। आज की पीढ़ी को किसी ज्ञान प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती, हाँ, लेकिन ये जिज्ञासु होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं चाहूंगा ज्यादा प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम संवाद वाला रखें, बजाय कि एक एकालाप हो, मैं कुछ बोलता चला जाऊं और फिर सवाल आए। मैं चाहूंगा ज्यादा सवाल आए, ज्यादा समय बच्चों को मिले सवाल पूछने के लिए। लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें बताना चाहूंगा। जब हम डिजिटल मीडिया की और डिजिटल मीडिया की चुनौतियों की बात करते हैं, तो देखिए अब जो है टेलीविजन और अखबार के साथ साथ डिजिटल मीडिया भी स्थापित हो गया है महत्वपूर्ण रूप से, और बहुत सारे लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। दिक्कत क्या होती है कि आप अगर डिजिटल मीडिया का, अखबार का और टेलीविजन का मूल अंतर नहीं समझते हैं, तब दिक्कत होती है। अखबार की अपनी छपने की एक प्रक्रिया है, पुराना पारंपरिक माध्यम है। मैं जिस मीडिया में, जिस संस्थान के साथ, अमर उजाला के साथ काम कर रहा हूँ, ये भी मूलतः अखबार के रूप में प्रतिष्ठित है, 70 साल से कार्यरत है। और फिर डिजिटल में सभी ने जिस तरह पदार्पण किया, पहले से किया अमर उजाला, लेकिन किया। टेलीविजन चैनल की एक अपनी पद्धति होती है काम करने की, लेकिन वहां की भी डिजिटल वेबसाइट होती है, वो अलग होती है। तो पहले तो आपको तीनों समाचार माध्यमों के जो
चरित्र है उसको समझ लेना पड़ेगा अच्छे से। अखबार 24 घंटे में एक बार आएगा, उसमें खबरों को इकट्ठा करने का, उनको संपादित करने का, एकत्र करने का, चयन करने का और प्रकाशित करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सुबह से बहुत कम एक्टिविटी होती है क्योंकि खबर आ रही है लेकिन वो डेवलप हो रही है। तो 4 बजे अखबारों की डेस्क अमूमन सक्रिय होती है, रिपोर्टर फील्ड में 9-10 बजे से चले जाते हैं, लेकिन जब वो रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे 4-5 बजे फाइल करनी है क्योंकि अखबार तो रात में छपेगा, और 4-5 बजे से अखबारों की डेस्क सक्रिय होती है और फिर देर रात तक काम करती है और एक एक करके संस्करण छपते चले जाते हैं, फिर अगले 24 घंटे की साइकिल की तैयारी हो जाती है। साइकिल है वहां पे। दूसरी ये है कि अखबार में 16 पन्ने, 20 पन्ने, 22 पन्ने, जितने भी पन्ने हैं वो पन्ने सीमित हैं, और खबरों का जो प्रवाह है वो अथाह है। आजकल एजेंसी से आएगी, रिपोर्टर से आएगी, अन्य माध्यमों से आएगी, लेकिन अखबार को ये तय करना है कि मैं अब इनको 16 पन्ने में, 20 पन्ने में, खेल और सबके साथ मिलाते हुए कैसे समेटूं। तो वहां पर एक फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर के जरिए काम होता है। टेलीविजन 24 घंटे चलता है, बिल्कुल सही 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में वो लीनियर मीडियम कहा जाता है। उसको लीनियर इसलिए कहा जाता है कि जो टीवी की स्क्रीन है वो एक ही है, चाहे आज तक के लिए हो, चाहे एबीपी के लिए हो, चाहे जी के लिए हो, चाहे टाइम्स नाउ के लिए हो, चाहे वियॉन के लिए हो, चाहे कोई भी चैनल हो, सीएनएन हो, बीबीसी हो, वो उस स्क्रीन पर उस वक्त एक ही बड़ी मुख्य खबर दिखा सकता है। नीचे स्क्रॉल चला दे, पट्टी चला दे, वो एक अलग बात है। उस वक्त अगर टीवी पे कोई डिबेट चल रही है तो डिबेट ही चल रही है, मोदी जी का भाषण चल रहा है तो वही चल रहा है, कोरोना को लेकर कोई अपडेट आ रहा है तो वही आ रहा है, नीचे कुछ पट्टी चलती रहेगी। अब उसमें बहुत सारे रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, संवाददाताओं का नेटवर्क टेलीविजन के पास भी होता है, लेकिन उसको में भी जो संपादक होता है उसको तय करना होता है। इनपुट डेस्क के पास सब इनपुट आता है, आउटपुट डेस्क होती है जो तय करती है कि इसमें से अब स्क्रीन पर क्या जाएगा, किस वक्त क्या जाएगा। बहुत बड़ी छलनी लगी होती है। डिजिटल मीडिया में भी प्रवाह वही है, बहुत सारे समाचार आएंगे, एजेंसी से आएंगे, संवाददाताओं से आएंगे, अगर आप अखबार से जुड़े तो अखबार के नेटवर्क से आएंगे, टीवी से जुड़े तो टीवी के नेटवर्क से आएंगे। लेकिन डिजिटल पर ना तो समय की दिक्कत है और ना स्पेस की। समय की दिक्कत से मतलब यह है कि अगर इस वक्त टीवी पे कुछ बड़ा चल रहा है तो दूसरा नहीं दिखा सकते, ऐसा डिजिटल पर नहीं है। अगर इसी वक्त खबर आई है कि राहुल गांधी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो भी लग जाएगी। उसी वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त तो संक्रमित होने की खबर आई है तो भी लगेगी। उसी वक्त अमेरिका में किसी बम विस्फोट की घटना है तो वो भी लगानी है। कहीं कोई ज्वालामुखी फट गया वो लगानी है। किसी की सेहत खराब है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो भी लगानी है। और वहीं शाम को आईपीएल के मैच में क्या होने वाला है उसका भी अपडेट मिलना चाहिए पाठक। तो अखबार और टेलीविजन मूलतः जो है संपादक के माध्यम है, वो तय करता है कि रात को 9 बजे मेरे यहां आज केवल कोरोना पे डिबेट होगी, या बंगाल के चुनाव पे डिबेट होगी, या पाकिस्तान पे डिबेट होगी, और वो आपको देखनी है। नहीं देखनी है तो आप दूसरा चैनल देख लीजिए। अखबार में संपादक तय करता है कि मैं पहले पन्ने पर तो कल ये खबर लगाऊंगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई, या 1 मई से जो है 18 साल से कम उम्र वालों को टीका लगने लग जाएगा, ठीक है। उसके स्पोर्ट्स के पन्ने पर ये खबर होगी, स्पोर्ट्स में भी पहली खबर ये होगी। डिजिटल में भी संपादक का दखल होगा। होम पेज पर मैं क्या दिखाऊंगा, मेरे पहला पन्ना जो है वेबसाइट का उस पर क्या होगा, उसमें भी पहली खबर क्या होगी, फोटो क्या होगा, फोटो कौन सा जाएगा, नहीं जाएगा, ये जाएगा। लेकिन यहां पर पाठक की रुचि का बहुत महत्व है। उसको एक तो सारी खबरें एक साथ चाहिए, दूसरा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कहा जाता है डिजिटल मीडिया को। इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे पाठक सीधे आपकी वेबसाइट पर, होम पेज पर नहीं आते हैं। वो गूगल या फेसबुक या ट्विटर के जरिए आपकी खबर को ढूंढते हुए, सर्च करते हुए उस लिंक पर क्लिक करके आते हैं। उनको ये पता ही नहीं है आपके, मान लीजिए आप आईपीएल में रुचि रखते हैं तो आपने आज आईपीएल का किसका मैच है जानने के लिए गूगल में टाइप किया और आपको अमर उजाला की लिंक मिल गई तो आप क्लिक करके आ गए वहां से। वहां पर पाठक, और आप अगर होम पेज पे आ भी गए अमर उजाला के, तो एक साथ आप सारी खबरों पर नजर दौड़ाएंगे और जिस पर क्लिक करेंगे उस पर अंदर चले जाएंगे, और नहीं तो ऊपर ही अलग अलग कैटेगरीज की लिंक होती है। अगर आप खेल प्रेमी और आप खेल के पेज पे चले गए, उससे आगे बढ़ के, जैसे अमर उजाला पर भी है वैसे अन्य प्रकाशन समूह भी करते हैं कि आपकी पसंद के हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब पहले पन्ने पर या एक विशेष बक्सा बना है आपकी पसंद का, उसमें केवल खेल की खबरें दिखें, या फिल्में पसंद करते हैं तो बॉलीवुड की खबरें दिखें, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं राजनीति की खबरें ज्यादा देखना चाहता हूं, मेरी पॉलिटिक्स में रुचि है, तो वही दिखें, तो वो भी संभव है। आप चाहते हैं कि किसी शहर के रहने वाले हैं कि मैं पटना का रहने वाला हूं, सब मुझे पटना की खबरें ज्यादा दिखें, मैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर का रहने वाला हूं, मुझे वहां की खबरें या मध्य प्रदेश की, राजस्थान की ज्यादा दिखें, या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रसार है अमर उजाला को। और हमारे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इन राज्यों के, वो बाहर चले जाते हैं अमेरिका में या देश के दूसरे राज्यों में, वो लेकिन चाहते हैं कि मैं उसके बावजूद भी कानपुर से, लखनऊ से, बरेली से, या शिमला से, या चंडीगढ़ से, इन शहरों से होने वाली घटनाओं से जुड़ा रहूं। तो वो नोटिफिकेशन उसका ऑन कर लेते हैं, तो उनको लगातार उस शहर की खबरों का अपडेट मिलता रहता है।
ये सारी चीजें अखबार में, अगर आप नोएडा का संस्करण पढ़ रहे हैं तो नोएडा का, कानपुर का पढ़ रहे हैं तो कानपुर का, लखनऊ का पढ़ रहे हैं तो लखनऊ का, जहां का संस्करण। तो डिजिटल मीडिया में चुनौती यह है कि इतने सारे पाठकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी खबरें लगातार बनाना और उनको अपडेट करना, खबर जब आई है तभी लगाना, पुष्टि उसी दौरान करना। अपुष्ट खबरों को आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप एक जिम्मेदार समाचार माध्यम है। फिर उस खबर को रैंक करना ताकि वो गूगल में मिल जाए, केवल होम पेज से नहीं। तो उस खबर में सही एसईओ करना, कीवर्ड्स लगाना, टैगिंग करना, उसमें सही इमेज लगाना, इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट सही देना ताकि उसको ढूंढा जा सके। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो डिजिटल मीडिया में जब काम करने के लिए साथी आते हैं, पत्रकार आते हैं, तो उनको बहुत लंबा हमको प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो आप चूंकि एक पूरा विश्वविद्यालय चला रहे हैं, पारुल यूनिवर्सिटी, और आप वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे लगता है व्यावहारिक ज्ञान देने की बहुत जरूरत है। एक बड़ी चुनौती मैं ये देखता हूं जो लगातार डिजिटल मीडिया में मैंने काम किया उसमें, कि न्यूज रूम में और क्लासरूम में बड़ा अंतर है। बच्चे जो क्लासरूम में सीख के आते हैं, न्यूज रूम में जो काम हो रहा होता है उसमें बड़ा गैप है। और वहीं बच्चे को लगता है कि मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी लगाया है अपनी पढ़ाई में पत्रकारिता की, उसमें मुझे ये सब बुनियादी बातें सीखने समझने को क्यों नहीं मिली। तो एक चुनौती यही है, और मुझे लगता है कि हमको कैसे भी करके ये देखना पड़ेगा कि इन चुनौतियों से हम कैसे निपटें, कैसे हम इन चुनौतियों को पार पाएं। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि आप कितनी भी अच्छी खबर लगा दें, अगर आपकी खबर गूगल में डिस्कवर नहीं हो रही है, सर्च नहीं हो रही है, तो आपको उसके पेज व्यूज नहीं आते हैं, यूजर्स आपके पास नहीं आते हैं। तो जैसे मैंने अंतर बताया था सभी माध्यमों का, वैसे ही एक बड़ा अंतर ये भी है कि टेलीविजन की जो टीआरपी, उस पर तो खैर बैन ही लग गया था, इतना बड़ा स्कैम हो गया, बीआरसी का सब पत्रकारिता के विद्यार्थी सब पढ़ ही रहे होंगे। अखबार में आईआरएस और एबीसी के माध्यम से पता लगता है कि कौन सा अखबार कितना लोकप्रिय है, लेकिन उसमें भी सैंपलिंग होती है, एक सैंपल के आधार पर तय होता है कि इस अखबार को कितने लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और सर्कुलेशन जो है वो कॉपीज के नंबर ऑफ कॉपीज पे होता है, उसमें भी कई सारे विवाद है। लेकिन डिजिटल माध्यम जो है वो बड़ा वैज्ञानिक माध्यम है, बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा पारदर्शी माध्यम है। यहाँ पर कितने लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं वो बहुत जल्दी पता लग जाता है। तो इसलिए आपको हर पल पता लग रहा होता है कि इस वक्त आपकी कौन सी खबर पढ़ी जा रही है, कौन सी खबर नहीं पढ़ी जा रही है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, किस शहर से पढ़ रहे हैं, किस जगह से उस खबर को पढ़ रहे हैं। तो आपको लगातार ये जानकारी चूंकि मिलती है, तो इसलिए तलवार भी लटकी होती है कि आपकी खबर ज्यादा पढ़ी जाए, ज्यादा देखी जाए, ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और यही अन्य मीडिया हाउस भी कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपकी खबर ज्यादा पढ़ी जाएगी, ज्यादा देखी जाएगी, ये बड़ी चुनौती है। तो इन सब चुनौतियों के बीच में एक सबसे बड़ी चुनौती जो डिजिटल मीडिया की मैं मानता हूं वो है मोनेटाइजेशन की। यानी कि डिजिटल मीडिया में सब कुछ है, पाठक हैं, कई डिजिटल मीडिया की जो साइट्स हैं उनकी पाठक संख्या अपने पारंपरिक संस्थान से या पितृ संस्थान से, चाहे टीवी हो चाहे अखबार हो, उससे भी ज्यादा है। मतलब जितने पितृ संस्थान के पास पाठक या दर्शक हैं उससे कई गुना ज्यादा डिजिटल मीडिया पर है, लेकिन पैसा कई गुना नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापनों का जो पूरा नेटवर्किंग है वो बड़ा विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षेप में बता दूं बड़ा अलग तरीके से गूगल और फेसबुक जो है डिजिटल मीडिया के विज्ञापनों का 80% लेके चले जाते हैं। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में बड़ी बहस हुई, और ऑस्ट्रेलिया मॉडल आजकल काफी चर्चा में है, जिसमें प्रकाशकों को गूगल को पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रकाशन तो हम कर रहे हैं, अमर उजाला कर रहा है, भास्कर कर रहा है, जागरण कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन गूगल उसको दिखाने के लिए, डिस्कवर करने के लिए करोड़ों की कमाई कर रहा है, लेकिन प्रकाशन पे खर्च और मेहनत कौन कर रहे हैं? प्रकाशक कर रहे हैं। तो रेवेन्यू मैं कहूंगा बहुत बड़ी चुनौती है डिजिटल मीडिया के लिए। डिजिटल मीडिया के लिए यह भी चुनौती है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार को सतत अलर्ट रहना पड़ता है। अखबार की खबर फाइल करने के बाद जैसे उस दिन की ड्यूटी पूरी हो जाती है, टेलीविजन में अपनी शिफ्ट में अपनी खबरें लगा देने के बाद, वैसे डिजिटल मीडिया में नहीं होता है। लगातार कुछ ना कुछ घटित हो रहा होता है, लगातार सतर्क रहना पड़ता है। डिजिटल मीडिया के पत्रकार को कई सारे माध्यमों पर एक साथ निगाह रखनी पड़ती है, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, एएनआई पर भी, पीटीआई पर भी, और जो वीडियो फीड्स आ रही हैं उन पर भी। तो चुनौतीपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अपना मजा भी है, इसमें एक तरह की एक्साइटमेंट भी है। और जिस तरीके से डिजिटल मीडिया पर आपको लगातार मालूम पड़ता है कि कौन सी खबर ज्यादा पढ़ी जा रही है, कौन सी नहीं, वो आपको सतत चैतन्य रखती है, जागरूक रखती है, और पत्रकारिता में बेहतर से बेहतर करते जाने का भी आनंद देती है। डिजिटल मीडिया में एक बड़ी बात यह भी है कि आप एक ही समय में वीडियो भी बना सकते हैं, फोटो भी बना सकते हैं, आप उसका टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो एक पूरी वन मैन आर्मी होती है एक जर्नलिस्ट की, और उस वन मैन आर्मी के रूप में एक जर्नलिस्ट को काम करना होता है। उस खबर को अपलोड भी उसी को करना है, चित्र का चयन भी उसी को करना है। जो मॉडरेटर या फिल्टर लगा होगा या एडिटर होगा वो थोड़ा देख लेगा, लेकिन डिजिटल मीडिया में जिस पत्रकार को आना है, वो जो काम दूसरे माध्यमों में कई लोग मिलकर करते हैं, वहां उस काम को एक पत्रकार को अकेले करना होता है डिजिटल मीडिया में, और उसी तैयारी के साथ उसको आना चाहिए। मुझे लगता है रावत सर मैंने मोटी मोटी बातें कह दी हैं अपने, जो मैंने अपने लिए 20 मिनट रखे थे उनमें। इसके आगे का समय मैं छात्रों को देना चाहूंगा, और उनकी जिज्ञासा के बात से बात आगे बढ़ाकर अपनी बात रखूंगा। यस सर, बिल्कुल सर, जैसे कि आपने पूर्व में ही बता दिया, और वैसे भी विद्यार्थियों की काफी अपेक्षाएं भी रहती है कि इस प्रकार के सेशन जो वो काफी सीखें।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल आना आरंभ हो गए हैं। इसी में एक सवाल है कि डिजिटल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप बताएं कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज। देखिए, एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिए। एडवांटेज तो यही है कि जब डिजिटल मीडिया है आजकल, उसमें भी उतना ही ग्लैमर, उसमें भी उतनी ही पहुंच, उसमें भी उस पत्रकारिता का वही आनंद है जो अन्य माध्यमों में था। पहले लोगों को लगता कि डिजिटल मीडिया में डेस्क पे बैठकर हम, डिजिटल मीडिया के लोग रिपोर्टिंग के लिए फील्ड पर जाते हैं। न केवल फील्ड पर जाते हैं बल्कि वो अखबार की तरह टेक्स्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन लाइव भी करते हैं। वहीं से हमारे मीडिया हाउस के लिए वो फेसबुक के लिए लाइव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, ट्विटर पर लाइव जा सकते हैं पेरिस्कोप से। डिजिटल मीडिया के पत्रकार को टेलीविजन और अखबार के पत्रकार होने का आनंद, सुख और सुविधा और जो रोमांच होता है एक पत्रकार का कि मैं फील्ड पर जा रहा हूं, मौके पर देख भी रहा हूं, उसका वीडियो भी बना रहा हूं, उसको अपने मीडिया संस्थान के लिए वीडियो बाइट भी बनाकर भेज रहा हूं, उसी इंटरव्यू को टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं, तो उसको सभी तरह की पत्रकारिता का आनंद एक ही जगह पर मिल जाता है। ये उसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज मैंने आपसे कहा ही कि इसमें थोड़ा सा चुनौती ये होती है कि लगातार चलने वाला माध्यम है। होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 12 महीने 365 दिन ये माध्यम चलता है। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को पूरे टाइम काम करना है, लेकिन इसमें एक चैलेंज होता है कि जो खबर जब हो गई तब हमको उसको करना है। जी जी, और कोई सवाल था? अच्छा, नहीं, मैं समझ रहा था कि सर आप इसी सवाल का भी आंसर। नहीं, देखिए, मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको दोनों बता दिए। डिसएडवांटेज, कोई जिसको पत्रकारिता करनी है उसके लिए किसी भी माध्यम में कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पत्रकार की जिंदगी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं कि जब शहर में दंगा होता है तो लोग घरों की तरफ भागते हैं और पत्रकार दफ्तर की तरफ भागता है, या जहां दंगा हुआ उस मौके की तरफ भागता है। हर प्रोफेशन का एक हैजार्ड होता है। सैनिक जो होता है उसको 2 महीने घर पे रहने को मिलता है, 10 महीने उसको बॉर्डर पे रहना होता है, चाहे तपती धूप में रहना पड़े, चाहे बर्फ में रहना पड़े। वैसे ही पत्रकार का ये हैजार्ड होता है कि उसको, वो भी एक फ्रंटलाइन वर्कर है। जैसे पुलिस वाले, हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर है ना अभी कोरोना काल में, वैसे पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर है। उसको रिपोर्टिंग करनी ही है, उसको दफ्तर चलाना ही है, उसको मौके पे जाना ही है, उसको खबरें फाइल करनी, ताकि लोगों को पता लगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। सर एक सवाल आ रहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से नए नए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म उभर के आ रहे हैं, उससे क्या डिजिटल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, या डिजिटल मीडिया की क्रेडिबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाह रहा था कि सवाल आए। डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता हमेशा से संदेह के घेरे में रही है, और डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह भी लगते रहे हैं। उसका कारण रावत सर ये है कि टेलीविजन माध्यम जो है उसका एंट्री लेवल बैरियर बहुत हाई है। आपको कोई चैनल खोलना होगा तो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही आप उसको संचालित कर सकते हैं। अखबार के लिए भी आपकी वही प्रक्रिया है, आरएनए का रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक सेटअप चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उससे वो मीडिया हाउस स्थापित होता है और फिर आगे अपनी काम के हिसाब से अपनी विश्वसनीयता बनाता है। डिजिटल मीडिया में स्थापित मीडिया हाउसेस तो हैं ही हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का एंट्री लेवल बैरियर बहुत लो है। डिजिटल मीडिया में अगर आपको कोई वेबसाइट चलानी है तो केवल आपको 2 लैपटॉप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और आप थोड़ा बहुत तकनीकी ज्ञान लेकर, थोड़ा पैसा लगाकर एक वेबसाइट, जितना पैसा अखबार और टेलीविजन चैनल बनाने में लगता है उससे बहुत कम पैसे में आप एक वेबसाइट संचालित कर सकते हैं। अब जब हर आदमी डिजिटल मीडिया खोलकर अपने आप को पत्रकार समझने लगेगा तो दिक्कत होगी, और इसीलिए विश्वसनीयता की दिक्कत हुई, क्योंकि लोगों ने केवल पत्रकारिता के लिए नहीं डिजिटल मीडिया खोला, लोगों ने अपने एजेंडा को चलाने के लिए भी डिजिटल मीडिया खोल लिया, सच्ची झूठी खबरों को उस पर। तो उसके लिए भी, इसीलिए अभी आपने देखा होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय का बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया है, उसने नियम बना दिए हैं, डिजिटल मीडिया वेबसाइट्स को भी नियमों के दायरे में लिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी डिजिटल मीडिया के दायरे में लिया है। और अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक लैपटॉप लिया, अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम रजिस्टर किया और उस वेबसाइट के पन्नों पर कुछ भी डालने लगे, क्योंकि आखिरकार तो भारत सरकार का जो आईटी एक्ट बना था, जिसकी धाराओं की चर्चा होती रही, पालघर की लड़कियों के गिरफ्तार होने को लेकर या अन्य मामलों में, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक्ट है, लेकिन उसको प्रभावी देर से बनाया गया, और डिजिटल मीडिया कितनी तेजी से पांव पसार रहा है ये समझा थोड़ा देर से गया हमारे यहाँ। लेकिन इसके बावजूद भी रावत जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं चूंकि पत्रकारिता के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, चाहे आप अखबार में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे डिजिटल में हो, एक फर्क है आप में और अन्य लोगों में जो अपने आप को सिटीजन जर्नलिस्ट कहते हैं, या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर खबरें डालकर अपने आप को पत्रकार समझते हैं, या फिर किसी तरीके से उन्होंने साधन संसाधन जुटाकर और 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कोई वेबसाइट बना ली और उस पर खबर डालते हैं। असल में
वो खबर डाल रहे हैं, लेकिन वो खबर नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार होने में और सिर्फ इसी तरीके से डिजिटल मीडिया का माध्यम का उपयोग करने में दो बड़े अंतर हैं। पहला अंतर तो ये है कि आपने किस उद्देश्य से इसको शुरू किया, और दूसरा जो अंतर है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है वहां पर सब कुछ है लेकिन जवाबदेही नहीं है। जो भी पत्रकार है विधिवत, चाहे मीडिया हाउस में काम कर रहा है, चाहे वो एक वेबसाइट ही खोल ली है उसने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई स्थापित पत्रकारों ने अपने मुख्य संस्थान से अलग होकर अपनी वेबसाइट खोली है, डिजिटल मीडिया का रुख किया है। शेखर गुप्ता जैसे बड़े पत्रकार हो या विक्रम चंद्रा हो, या इन सब ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत। पर वो लोग पत्रकारिता को समझते हैं, उससे जुड़ी जवाबदेही को समझते हैं। खबर के सत्यापन किए बिना अगर आप खबर को लगा रहे हैं तो आप पत्रकार हैं ही नहीं। जहां जवाबदेही नहीं है वहां पत्रकारिता नहीं है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि नाबालिग जो भी अपराधी होता है उसका परिचय नहीं दिया जाता, नाम नहीं दिया जाता, फोटो नहीं दिया जाता, कोई अगर महिला पीड़ित है तो उस महिला पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जाती, उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाती। बहुत सारी ऐसे मामले होते हैं जिसमें सत्य होते हुए भी हम उनको प्रकाशित नहीं करते क्योंकि वो जनहित में नहीं है, उससे दंगे भड़कने का या समुदायों में संघर्ष भड़कने का डर होता है। ये सब बातों को जो ध्यान में रखते हुए प्रकाशित करता है वही मीडिया है, वही पत्रकार है। और जो ये नहीं कर रहा है वो पत्रकार है ही नहीं, वो अपना एजेंडा लेके बैठा है और समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसके हाथ में डिजिटल मीडिया जैसा एक उस तरह लग गया है, वो बंदर के हाथ में लगे उस तरह की तरह है जो किसी पर भी चलकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सही बात, बिल्कुल सही कहा सर आपने। डिजिटल मीडिया के खतरे, डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से भाषा का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि संयमित भाषा शायद अब डिजिटल मीडिया पे नहीं देखने को मिली है। कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स के या वेब पोर्टल्स की, न्यूज पोर्टल की हम बात करें, उनको छोड़ करके भाषा की जो गंभीरता है वो गंभीरता देखने को नहीं मिलती है। उसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए रावत जी, आपने अपने ही वक्तव्य को कहते कहते ही जो संशोधित किया कि सब जगह नहीं मिलती। हाँ, मेरा ये कहने तो को, जहां लेकिन पर नहीं मिलती वहां फिर से वही मेरा शब्द है, मैं अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को पत्रकारिता का आधार स्तंभ मानता हूं। जो गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जवाबदेह नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो जागरूक नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है। और उनकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो मीडिया ही नहीं है, मैं उनको मीडिया ही नहीं मानता हूं। जो व्यवस्थित मीडिया हाउस होंगे उनके यहाँ जवाबदेही होगी। अगर उनके यहाँ जवाबदेही होगी तो एक सिस्टम काम करता है, एक पूरी संपादकीय तंत्र होता है खबरों को फिल्टर करने का, उनको ठीक से जांचने परखने का, भाषा को जांचने का, भाषा की शुद्धता पर काम करने का। हमारे अमर उजाला में तो अगर आपकी भाषा बेहतर नहीं है तो केवल उस आधार पर हम कोशिश करते हैं कि आप संस्थान का हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि भाषा बेहतर होना बहुत जरूरी है, प्राथमिक शर्त है। नई दुनिया संस्थान से मैं वहां जुड़ा रहा, वहां पर भी एक शब्द को लेकर इतना विचार विमर्श होता था कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है। हमारे यहाँ अमर उजाला में एक मानक तय होता है, उसके लिए मेल आती है कि अखबार में और डिजिटल वेबसाइट पर उस खबर को लेकर इसी तरीके से लिखा जाएगा या उस शब्द को लेकर इस तरीके से लिखा जाएगा। और उसकी एक स्टाइल शीट, जो लोग पत्रकार उनको स्टाइल शीट बनती है, उसके हिसाब से भाषा के मानक तय होते हैं और उसी के आधार पर काम होता है। जहां पर ये सब काम नहीं हो रहा है वो पत्रकार नहीं है। फिर वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें या फेक न्यूज जिसको कहा जा रहा है, झूठी खबरें फैलाने का काम करें, वो सब एक ही बात है। उनकी भाषा भी खराब है, उनका जो खबरें हैं वो भी खराब है। दरअसल उनका जो इंटेंशन है वही गलत है। तो फिर ऐसे लोग निश्चित ही भाषा को भी भ्रष्ट करेंगे और मीडिया माध्यम को भी वो करेंगे, अपमानित करेंगे। अच्छा सर, डिजिटल मीडिया में अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कई अनर्गल चीजें भी पेज पे दिखाई देने लगती हैं, जो कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीजें दिखाई दें। उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दौर ऐसा आया था जब डिजिटल मीडिया में पेज व्यूज को लेकर, ट्रैफिक को लेकर बहुत होड़ मची थी और उस वक्त लोगों ने इस तरह के, कुछ वेब मीडिया हाउसेस ने इस तरह के प्रयोग किए थे कि उन्होंने अनर्गल कहें, अश्लील कहें, अवांछित सामग्री को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। वो दौर पीछे छूट गया है। जो व्यवस्थित मीडिया हाउस हैं, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो शायद उन्होंने उस वेबसाइट को खोला ही उस उद्देश्य से है। अब ये पाठक के ऊपर है, वो उस पर नहीं जाए। जैसे टीवी चैनल है, आपके पास सब तरह के चैनल होते हैं, आपके पास नेशनल ज्योग्राफिक भी है, डिस्कवरी भी है और दूसरे फैशन टीवी से लेके अन्य चैनल भी हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या देखना चाहते हैं। ऐसे ही व्यवस्थित मीडिया हाउस हैं, वो इस तरह का कंटेंट, इस तरह का खराब कंटेंट, अनर्गल कंटेंट नहीं दिखाते हैं, नहीं प्रकाशित करते हैं। जो वेबसाइट वाले दिखाते हैं उनका एक छोटा उद्देश्य है कि उनको ट्रैफिक ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर पाठक उसको पसंद करके वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका दोष है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत होता था पहले, अब कोई चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइन आई है सूचना प्रसारण मंत्रालय की, उसमें ये सब चीजें भी शामिल है कि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपत्तिजनक है तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है, आपकी वेबसाइट को बंद किया जा सकता है, जो कि पहले इस तरह प्रभावी तरीके से अमल में नहीं लाया गया था।
डिजिटल मीडिया में खबरों की रीडरशिप बढ़ाने के लिए जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो किस तरीके का, कौन कौन से तरीके हैं जो वर्तमान में अपना रहे हैं रीडरशिप इंक्रीज करने के लिए? देखिए, रीडरशिप इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आपके पास खबरों का प्रवाह बेहतर हो, एक प्रॉपर डोमेन बना हो, जो आपका वेबसाइट का यूआरएल होता है वो महत्वपूर्ण है। उस पर आप जो खबरें प्रकाशित करते हैं, वो प्रवाहित करते हैं, वो कितनी संख्या में है, किस जगह, किस क्षेत्र और किस विषय को लेकर खबरें आप प्रकाशित कर रहे हैं। आपने मान लीजिए हेल्थ को लेकर कोई वेबसाइट बना दी, तो हेल्थ से जुड़े हुए समाचार उस पर होने चाहिए, विशेषज्ञों की राय होनी चाहिए, मनमाने तरीके से उसको प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप एक समाचार पोर्टल है जैसे कि अमर उजाला है, तो आपके पास प्रतिदिन किस तरह की खबरों का प्रवाह है, किस क्षेत्र से वो खबरें आती है, किस ज्योग्राफी से वो खबरें आती हैं, उन खबरों को अधिक पठनीय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, और ज्यादा ट्रैफिक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उनके कीवर्ड्स और टैगिंग पर, उसकी एसईओ पर, उसकी मार्केटिंग पर किस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, तो ऐसा मान लीजिए कि खबर तो आप बना रहे हैं, लेकिन उस पर अगर अपना पता नहीं डाल रहे हैं, तो एक चिट्ठी आप लिख रहे हैं और उस पर चिट्ठी पे पता नहीं लिखा होगा, तो क्या चिट्ठी पते पर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी। उसी तरह आपने खबर बनाई और उस पर कीवर्ड नहीं डाला ढंग से, तो जो लोग उसको खोज रहे हैं गूगल पर या किसी अन्य सर्च इंजन पर, एमएसएन पर, वो उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक ही सर, वर्तमान समय में जो हम भारत में डिजिटल मीडिया की बात या फॉरेन कंट्रीज में डिजिटल मीडिया की बात करें, तो उसमें किस तरीके का परिवर्तन आप समझते हैं सर, या किस तरीके का एक आंकलन आप करना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रावत जी, क्योंकि मैंने जो कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती मैं डिजिटल मीडिया की मानता हूँ, वो है उसका आर्थिक पक्ष, उसका रेवेन्यू, और जो कमाई होनी चाहिए थी डिजिटल माध्यम चला के, वो नहीं हुई है। पिछले इतने वर्षों में लोगों ने बहुत तगड़ा निवेश किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटल माध्यम में, लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिला है। उसको लेकर विदेशों में काफी काम हुआ, और विदेशों में जो नया मॉडल उभर कर आया है वो सब्सक्रिप्शन का है। यानी कि आपको कोई वेबसाइट की खबर अगर पढ़नी है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना आप उन खबरों को नहीं पढ़ पाएंगे। खासतौर पर एक्सक्लूसिव खबरें, बड़े आर्टिकल, और लोग पैसे देकर खबर पढ़ने की आदत वहां डाल चुके हैं, और इसीलिए वहां डिजिटल मीडिया का भी एक नया रेवेन्यू मॉडल खड़ा हो गया और उनको अच्छे पैसे इससे मिल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का उदाहरण इसमें काफी ज्यादा दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने न केवल अपने जो अखबार है उसको इसकी वजह से मजबूत किया, बल्कि डिजिटल का भी एक नया पैटर्न, एक नया मॉडल खड़ा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले तो उन जगहों पर जहां पर अखबार को छापना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था या पैसे ज्यादा लगते थे, उनको पीडीएफ वर्जन में कन्वर्ट कर दिया और लोगों से कहा कि आपको पीडीएफ पर मिलेगा और उसके पैसे दीजिए, अतिरिक्त पैसे दीजिए। तो लोगों को मोबाइल पर पीडीएफ में अखबार मिलने लग गया उसके, लेकिन लोगों ने काफी पैसे चुकाए। जो हमारे यहाँ दिक्कत है कि लोग कई कुछ हद तक नहीं चुकाना चाहते। दूसरा उन्होंने किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आपको आर्टिकल पढ़ने होंगे तो उसके लिए पैसे लगेंगे, और लोगों ने दिए, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स पुराना स्थापित अखबार है और वो लोग चाहते हैं कि चाहे पैसे ही देना पड़े, हम उसको पैसे देके पढ़ेंगे। इसी मॉडल को अन्य ने अपनाया, वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत अच्छे से अपनाया है, ब्रिटेन के गार्जियन ने अच्छे से अपनाया है, और टाइम मैगजीन भी। अब आप टाइम या द इकोनॉमिस्ट पढ़ना चाहेंगे ऑनलाइन तो फ्री में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसके पैसे चुकाने होंगे। भारत में ये मॉडल धीरे धीरे आया है, बल्कि अमर उजाला में आपको बताऊंगा, ऐसा पहला संस्थान है जिसने अमर उजाला प्लस नाम से एक श्रेणी शुरू की, जिसमें हिंदी में अंग्रेजी की कुछ वेबसाइट से प्रयोग द हिंदू या ऐसे दूसरी वेबसाइट्स कर चुकी थी, जिसमें आपको अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, शोधपरक आर्टिकल मिलेंगे, व्यवस्थित कवरेज मिलेगा किसी भी दिए हुए विषय का, लेकिन उसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पत्रकार इससे जुड़े हैं वो सब भी समझ लें कि अगर लोग डिजिटल मीडिया के लिए पैसा देना शुरू करेंगे तो ही इस माध्यम में आपका भविष्य उज्जवल है। आप सभी की बेहतरी के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर लोग केवल मुफ्त में खबरें पढ़ते रहेंगे तो उसके लिए जो सेटअप है, आप सबकी तनख्वाह है, अन्य खर्चे हैं, सर्वर के वीडियो बनाने के खर्चे, वो सब कहां से निकलेंगे। तो विदेशों में ये हो रहा है कि लोग अब डिजिटल मीडिया की खबरों को भी अखबार की तरह पैसे देकर ही पढ़ते हैं, और इस वजह से डिजिटल मीडिया का वहां आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ है, और वो लोग नए प्रयोग कर पाए हैं, ज्यादा लोगों को नौकरी दे पाए हैं, ज्यादा लोगों को रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में भेज पाए हैं। भारत में इस पर प्रयोग शुरू हुआ है, लेकिन इसको पूरी तरह स्थापित होने में और इसके आर्थिक पक्ष को मजबूत होने में एक लंबा वक्त लगेगा। क्या सर आपका मानना है जिस तरीके से जो अंग्रेजी अखबार है वो विज्ञापनों को ले जाते हैं, उसी तरीके से क्या इंग्लिश के जो डिजिटल पोर्टल हैं और जो हिंदी के डिजिटल पोर्टल हैं, उसमें भी क्या विज्ञापनों की जो आय है, विज्ञापनों से होने वाली आय, उसमें भी अंतर है उसी प्रकार से? बिल्कुल अंतर है रावत जी, और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश की, कि देश में अंग्रेजी को जानने समझने पढ़ने वाले लोग बहुत कम है। देश के 10 बड़े अखबारों में अंग्रेजी का कोई अखबार नहीं, सारे भाषाई हैं। टेलीविजन चैनलों में जो हिंदी के या अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के टीवी चैनल हैं, उनकी जो संख्या है, प्रसार संख्या, वो देखने वालों की, दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा अंग्रेजी के मुकाबले। इसी तरह डिजिटल माध्यम पर भी हिंदी या अन्य भाषाओं की वेबसाइट्स को बहुत ज्यादा देखा पढ़ा जाता है, लेकिन विज्ञापनों की बात करें तो हमेशा से अंग्रेजी माध्यमों को, और इसके लिए जिम्मेदार हैं वो
एजेंसी में बैठे हुए लोग जो केवल बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़कर अंग्रेजी को ही बेहतर मानते हैं, या उनका मानना है कि जो कंज्यूमर है, पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति है, वो अंग्रेजी को ही जानता है। इस खराब सोच के कारण ही जो भाषाई पत्रकारिता है उसका देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो एडवर्टाइजिंग के रेट्स होते हैं, विज्ञापन के जो दाम होते हैं, उसमें अंतर डिजिटल मीडिया में भी है, टीवी में भी है और अखबार में भी है। अंग्रेजी वालों को विज्ञापन के दाम ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसी विज्ञापन के कम पैसे भाषाई पोर्टल्स को मिलते हैं, चाहे वो हिंदी की हो या अन्य भाषाओं। अच्छा सर, ये रीजनल लेवल पे किस तरीके का प्रादुर्भाव है? जैसे हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं के अंदर हम डिजिटल पोर्टल देखते हैं, तो क्या रीजनल भाषाओं के अंदर भी डिजिटल पोर्टल वर्तमान में डेवलप हो रहे हैं, या तेज गति से हो रहे हैं, या आने वाला भविष्य कैसा है रीजनल भाषाओं में जो पोर्टल है? देखिए, भाषाओं में न केवल नए पोर्टल बन रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से चल रहे हैं और पहले भी कार्यरत थे। और मैंने जो अपना शुरुआती अनुभव आपको बताया कि अंग्रेजी के अलावा इतर भाषाओं में ही वेब दुनिया पे काम हुआ लगातार, और उसका ही मुझे अनुभव मिला। और मैं ये मानता हूं कि भाषा का जो सामग्री है, डिजिटल पढ़ने वाले लोग बहुत सारे हैं, बल्कि उस तरह की सामग्री नहीं जितनी होना चाहिए थी। दुर्भाग्य है कि चूंकि पहले इसकी शुरुआत तो अंग्रेजी से हुई, तो अंग्रेजी में तो बहुत सामग्री है, चाहे आप गूगल पे ही सर्च करें, चाहे विकिपीडिया पर देखें, लेकिन भारतीय भाषाओं में उतनी सामग्री डिजिटल पर नहीं है, क्योंकि डिजिटल में प्रकाशन उसका देरी से शुरू हुआ। लेकिन अब जाकर सारे बड़े मीडिया हाउसेस को भी समझ में आया है कि भारतीय भाषाओं में भी अधिक बल्कि ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी से बड़ा पाठक वर्ग तो बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती में है, और उन लोगों के लिए बल्कि उस तरह की सामग्री नहीं है। तो अब सारे ही बड़े मीडिया हाउसेस ने वो जो कि जिनका मुख्य प्रकाशन भी उन भाषाओं में, उन्होंने तो किया ही, लेकिन अन्य मीडिया हाउसेस ने भी अब भारतीय भाषाओं में अपने पोर्टल बनाना शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से भाषाओं में भी डिजिटल सामग्री अब धीरे धीरे अच्छे से उपलब्ध हो रही है। और जो लोग इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनको निश्चित ही उस दिशा में काम करना चाहिए। रीजनल भाषा, सर आपने बात की हिंदी और अंग्रेजी भाषा की आपने बात की, तो विद्यार्थियों को करियर के लिए क्या अंग्रेजी की उसी दौड़ में रहना चाहिए अच्छी सैलरी प्राप्त करने के लिए, या फिर हिंदी और रीजनल भाषाओं की तरफ भी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो सुधरने का या अच्छा और अच्छा जाने का? देखिए, कुछ संस्थानों में जरूर दिक्कत है जहां पर अंग्रेजी वालों को थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन अब बाकी संस्थानों में ये सब अंतर डिजिटल मीडिया में खासतौर पे कम हो रहा है। बड़ी बात बल्कि ये है कि अंग्रेजी में अवसर सीमित हैं। अंग्रेजी की जितनी वेबसाइट्स हैं वो स्थापित हैं, और उनमें पत्रकार भी बहुतायत में उपलब्ध हैं, बल्कि जो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल मीडिया में काम हो रहा है, उसके लिए अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे पत्रकार नहीं मिलते हैं। तो आप उसमें काम करेंगे तो आपको अवसर भी जल्दी मिलेगा और वेतन भी बेहतर मिलेगा, और लंबे समय में वेतन और अच्छा होगा जब डिजिटल मीडिया का ये सब्सक्रिप्शन का मॉडल, पैसे का मॉडल स्थापित हो जाएगा। तो मेरा बल्कि निवेदन है कि अगर आप अंग्रेजी के अलावा कोई भी अन्य भारतीय भाषा जानते हैं तो उस पर अधिक मेहनत कीजिए, अधिक प्रयास कीजिए, उसमें अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, आप जल्दी से तरक्की हासिल करेंगे। वहां पर इस वक्त चुनौतियां कम हैं और अवसर ज्यादा हैं। क्या समाचार से ही डिजिटल मीडिया में बीट सिस्टम लागू है, या एक ही पत्रकार सभी प्रकार की खबरें देखता है? जो बहुत बड़े संस्थान है और जहां पर लोगों की कमी नहीं है, वहां पर तो बीट सिस्टम लागू है, लेकिन कुछ संस्थानों में बीट सिस्टम नहीं है और एक ही पत्रकार को सभी तरह की खबरें, चाहे वो खेल की हो या व्यापार की, कवर करनी पड़ती है। मैंने जो शुरू में कहा था, मैं उसी बात पर कायम रहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर डिजिटल मीडिया में आप आ रहे हैं तो अपने आप को एक कमांडो की तरह, एक वन मैन आर्मी की तरह ही तैयार करें। कोशिश करें कि आप सभी विषयों पर अच्छे से जानकारी रखते हैं और जो मौका मिले उस पर काम आप कर सकें। अगर आपकी विशेषज्ञता है तो अलग बात है कि आप विज्ञान की ही पत्रकारिता करना चाहते हैं या खेल की ही पत्रकारिता, तो उसके लिए भी अवसर हैं डिजिटल मीडिया में, लेकिन वो सीमित हैं। अगर आप ऑलराउंडर हैं कि आप व्यापार डेस्क पे बैठ गए तो व्यापार भी कर लेंगे, और खेलकूद पे बैठ गए तो खेल भी कर लेंगे, और हेल्थ डेस्क पे बैठ गए तो हेल्थ की भी खबर कवर कर लेंगे, और फ्रंट पेज पे बिठा दिया तो आप होम पेज की खबरें भी कर लेंगे, न्यूज भी बना लेंगे, तो आपकी उपयोगिता संस्थान में ज्यादा रहेगी। विद्यार्थियों को अपना बेहतरीन करियर बनाने के लिए टीचर्स को विद्यार्थी को किस प्रकार से तराशना चाहिए, और विद्यार्थी को स्वयं को किस प्रकार से स्वयं को तराशना चाहिए डिजिटल मीडिया में अपना बेहतर करियर बनाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए? देखिए रावत जी, जो बड़ी दिक्कत मैं देखता हूं कि लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, आप कह रहे हैं डिजिटल मीडिया की कुछ आप बेसिक प्रशिक्षण दे देंगे, सीएमएस सिखा देंगे। मैं जहां पर कमी पाता हूं वो है भाषा की। पत्रकार लोग बनना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास अपनी भाषा नहीं है, शब्द नहीं है। पत्रकारिता जनसंचार कहा जाता है उसको। जनसंचार का मतलब यह है कि आप एक जानकारी को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपके पास अपनी भाषा होनी चाहिए, आपका शब्द भंडार जो है बहुत समृद्ध होना चाहिए, वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
आप हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं और हिंदी के 4 शब्द ठीक से नहीं लिख सकते, मात्रा नहीं लगा सकते, आप व्याकरण की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप फिर पत्रकारिता में अच्छे से नहीं चल पाएंगे आगे तक। उसके अलावा अगर आपको करियर और पैसे की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बुनियादी जान, लेकिन कई लोग जो शुरुआती दौर में पत्रकारिता में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास अपनी अच्छी भाषा नहीं है, कथन नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, खबर को गढ़ने की क्षमता नहीं है, खबर को समझने की क्षमता नहीं है कि इस खबर में महत्वपूर्ण अंश क्या है। ये जब आप सिखा देंगे तो वो चाहे डिजिटल में जाए बच्चा आपका, या टेलीविजन में जाए या अखबार में जाए, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। हर जगह ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो भाषा गढ़ ले, समाचार को गढ़ ले, जिसका शब्द संग्रह बहुत अच्छा हो, जो वाक्यों को बनाना जानता हो, वाक्य विन्यास समझता हो, शीर्षक देना जानता हो, उपशीर्षक देना जानता हो। आप बाकी सारे टेक्निकल स्किल्स वगैरह सिखा देते हो और भाषा उसको आती नहीं है, तो फिर उसकी भाषा सिखाने की हमारी कवायद क्योंकि जो उसको असल में स्कूल में सीख के आना था या महाविद्यालय में, वो वहां नहीं सीखा। आपके पास भी वो प्रोफेशनल डिग्री लेने आया लेकिन भाषा उसको फिर भी नहीं आती, फिर वो प्रोफेशनल डिग्री लेके हमारे यहाँ नौकरी करने आया लेकिन भाषा उसको फिर भी नहीं आती, तो वहां पर जाकर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी सर जो डिजिटल संस्थानों में काम है, तो क्या अभी हम देखते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स भी साथ में उनके हैं, कुछ वीडियो भी वो अपलोड करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का एक कॉम्बिनेशन टाइप का ऑफिस एनवायरनमेंट डिजिटल मीडिया में क्रिएट हो चुका है कि डिजिटल मीडिया के ऑफिसेस अपने स्टूडियो भी रखने लग गए हैं और साथ में जो प्रिंट मीडिया का जो पैटर्न है वो भी वो अडॉप्ट कर रहे हैं? इस पर आपकी क्या ओपिनियन या आपका जो अनुभव है उसको आप साझा करें। नहीं, ये बिल्कुल सही है जो मैंने आपसे कहा था कि कमांडो में इसीलिए कह रहा था कि जो काम आप टीवी में कर सकते हैं, जो काम अखबार में कर सकते हैं, वो सब काम आप डिजिटल में अकेले ही कर सकते हैं। डिजिटल की जो न्यूज रूम है उसमें वीडियो टीम भी वही होती है, टेक्स्ट वाली भी टीम वही होती है, सब एक साथ काम करते हैं। बल्कि हमारे कई साथी ऐसे हैं जो वीडियो भी बना लेंगे, खबर भी अपलोड कर लेंगे, एंकरिंग भी कर लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे। तो डिजिटल मीडिया में यही आनंद है कि आपको सब तरह के मीडिया का अनुभव एक ही जगह मिल जाता है। नहीं, मेरा स्टूडियो से संबंधित था कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम बात करते हैं कि एक स्टूडियो सब जगह होता है आजकल, हर डिजिटल मीडिया में स्टूडियो होता है। हमारे यहाँ पर भी अमर उजाला में, बल्कि जैसा कई टेलीविजन चैनलों में स्टूडियो नहीं होगा वैसा स्टूडियो है, तो उसका अनुभव भी मिल जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डिजिटल माध्यम ऐसा माध्यम है जहां पर किसी बड़े सेटअप की या लाव लश्कर की या टीवी चैनल जैसे स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन डिजिटल माध्यम वो माध्यम है जिसमें मोजो टर्म जो बहुत पहले आई थी वो होती मोबाइल जर्नलिज्म से होता। तो मोबाइल से आजकल तो टीवी चैनल वाले भी मोबाइल से शूट कर रहे हैं, मोबाइल से शूट कर रहे हैं, स्टूडियो की जरूरत ही नहीं है। लाइव जो आप जहां खड़े हैं वही आपका स्टूडियो है। सड़क पे खड़े हैं और किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं तो क्या स्टूडियो है? सड़क पे खड़े हैं और कोरोना की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या स्टूडियो? और मोबाइल से कर रहे हैं आप, तो आपको मोबाइल जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि अब तो मोबाइल कैमरे ही इतने उन्नत हो गए हैं कि किसी तरह के आधुनिक कैमरे की या स्टूडियो की आपको आवश्यकता ही नहीं है। और एक सर जो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है वो फैक्ट चेकिंग डेस्क का एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? फैक्ट चेकिंग, जैसे सोशल मीडिया पे जो खबरें आती है कई बार वहां से भी खबरें उठाते हैं, चाहे डिजिटल मीडिया की बात करें, चाहे प्रिंट मीडिया की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो फैक्ट चेकिंग डेस्क का एक डेवलपमेंट चालू हो गया और लगभग आई थिंक सभी जगह पर इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उस संबंध में क्या विचार आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा था शुरुआत में, तो जो लोगों ने कुछ एजेंडा बनाने के लिए या कुछ अपना हिसाब से खबरें प्रसारित करने के लिए वेबसाइट्स खोल ली और उल्टी सीधी खबरों को प्रचारित करने लगे, तो उसका बड़ा दबाव पड़ा। और खासतौर पे गूगल और फेसबुक जैसे माध्यमों को आपने देखा कि उनको कोर्ट में भी बुला लिया गया, सरकारों ने भी उनको नोटिस दे दिए, सरकारों ने भी उनकी पेशी लगाई। तब उनको समझ में आया कि खबरें अगर हमारे यहाँ पर भी ऐसी आ गई बिना चेक किए, बिना जांचे, दिक्कत होगी। इसलिए फैक्ट चेकिंग का एक कंसेप्ट आया है जिसमें उस खबर की सत्यता को जाना जाता है, और कई वेबसाइट्स तो अब केवल फैक्ट चेकिंग का ही काम करती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डिजिटल मीडिया में जो खबर आती है तुरंत लगानी होती है, टेलीविजन में फिर भी थोड़ा सा आप फ्लैश चलाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, पैकेज करते हैं। अखबार में तो आपके पास पूरा टाइम होता है उसको प्रकाशित करने से पहले जांचने का, लेकिन डिजिटल में चूंकि जांचने के लिए वक्त कम होता है, तो कई बार हड़बड़ी में गलत खबर प्रसारित होती है और फैक्ट चेक में गलत साबित होती है। इसलिए फैक्ट चेकिंग डेस्क हर डिजिटल मीडिया हाउस लगाने लगा है। अब वो लोग देखते हैं कि ये खबर कहाँ से आई, ये फोटो जो आया सही है कि नहीं। आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों का सबका खुद का अनुभव होगा, हम पत्रकार के साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। व्हाट्सएप पे कई वीडियो आ जाते हैं, पता चलता है 4 साल पुराना है, पता चलता है नकली है, पता लगता है फर्जी है, घटनास्थल ही कुछ और है, बता कुछ और जा रहा है, विदेश का वीडियो है, देश के नाम पे लोकप्रिय कर दिया गया। जब जयललिता का निधन हुआ था तो उनके आलीशान मकान के जो वीडियो सामने आए थे, पता लगा वो दुबई के एक शेख के घर का वीडियो था। तो इन सब बातों को चेक करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए फैक्ट चेकिंग की डेस्क आई है अस्तित्व में, और उसका महत्व भी बहुत है।
एक बार छपा हुआ शब्द न्यूज़पेपर के अंदर जब रिलीज हो जाता है, छप जाता है, एडिशन में छप जाता है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन डिजिटल मीडिया के अंदर एक बार यदि कोई गलत फैक्ट भी चला जाता है तो उसको हमारे पास बदलने की संभावनाएं रहती है, बदल भी देते हैं, हम उसको करेक्ट भी कर देते हैं एक बार पब्लिश होने के बाद में। तो लेकिन वो एक बार जब पब्लिश हो गया और उसके बाद में पाठक के पास में चला गया, लेकिन जब हम दोबारा उसको परिवर्तित करते हैं, लेकिन हम उसमें भूल सुधार भी यदि कहीं नहीं लिखते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है सर? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे अखबार में छप गया तो भूल सुधार छपता है, टीवी पे भी चल गया तो उसका खेद आता है। कई अच्छे संस्थान उसमें देते हैं, कई अच्छे संस्थान ये बताते हैं कि ये खबर इस तरीके से लिखी गई थी लेकिन ऐसा नहीं था। वही फैक्ट चेक भी चलाते हैं उसी खबर का। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते, केवल जाकर बदल देते हैं। तो ये बदलने की जो सुविधा है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल बदल देने से कुछ नहीं होता। गूगल पर उसके ट्रेस होते हैं, कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ट्वीट करके भी तो लोग डिलीट कर देते हैं, लेकिन ट्विटर का स्क्रीनशॉट लेके लोग ट्रोल तो करते ही ना उनको कि भाई आपने थोड़ी देर पहले तो ये ट्वीट किया था। और तो देखिए, डिजिटल मीडिया में अगर हटाने की सुविधा उपलब्ध है तो पकड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है और लोग छोड़ते नहीं है। मेरा ये अनुभव है व्यक्तिगत कि 2 सेकंड में भी लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। कई कई खबरें हैं, कई ट्वीट्स मैंने ऐसे देखे हैं मेरे साथी मित्रों के भी कि यार मैंने तो 4 सेकंड में डिलीट कर दिया, पर पता नहीं किसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसलिए डिजिटल माध्यम में ये सुविधा तो है कि हटा दिया जाए, लेकिन हटने के पहले ही लोग उसका रिकॉर्ड भी रख लेते हैं। इसलिए आपको अगर उसकी बदनामी झेलनी है तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा सर, काफी तकनीकी बातों के बारे में, करियर संबंधी बातों में हमने काफी जानकारी आपसे ली, लेकिन अब कोविड की रिपोर्टिंग भी आप देख रहे हैं, या कोविड से संबंधित खबरें भी आप चला रहे हैं, अमर उजाला के अंदर संपादित भी कर रहे हैं। तो कुछ कोविड के संबंध में आप अपने अनुभव शेयर करें, किस प्रकार की खबरों का प्रभाव हो रहा है अनवरत, और किस तरीके से आप उनको फिल्टर करते हैं और फिर आप पब्लिक तक पहुंचाते हैं या आम जनता या रीडर तक पहुंचाते हैं? देखिए, कोविड को लेके जब से शुरू ही हुआ पिछले साल, तब से बड़ी चुनौती रही थी, क्योंकि नई चीज थी, मालूम नहीं था। अचानक से बहुत जानकारी आई, बहुत सच्ची झूठी जानकारियां भी आई। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी पैनिक तो नहीं फैला रही है, अचानक से लोगों में हड़कंप तो नहीं मचा, लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कोविड की रिपोर्टिंग को लेके बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। और मैं ये भी बता दूं कि जो पिछले साल कुछ वेबसाइट ने अनाप शनाप खबरें चला दी कोविड को लेके, तो गूगल ने एक्शन भी लिया है, उनकी रैंकिंग घट गई है। अगर आपने कुछ लिख दिया है कि ये काढ़ा पीने से ऐसा हो जाएगा, ये चीज खाने से हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई विशेषज्ञ की सलाह नहीं है, साथ में विशेषज्ञ का नाम नहीं है, तो वो खबरें ही हटा दी गई या वो इस तरह की वेबसाइट ही बंद करवा दी गई है। तो कोविड की रिपोर्टिंग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, विशेषज्ञ की जानकारी लिए। जैसे आंकड़े भी आ रहे हैं तो सरकारी वेबसाइट से लें, सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया वो लें, या फिर आपका रिपोर्टर गया हो सत्यापित करने और वो बता रहा वो लें। तो कोविड की पूरी रिपोर्टिंग जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है रावत जी, और उसमें बहुत तरह तरह की नई चुनौतियां हर रोज आती हैं। कोशिश ये करनी है कि आप सही प्रामाणिक जानकारी, लोगों का दर्द भी बताएं, साथ ही साथ उनमें डर न फैले ये भी रखें। तो जैसे अभी हम लोग शुरू ही हो जाएगा, हर रोज 5 बजे विशेषज्ञों के साथ लाइव कर रहे हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ जुड़ते हैं देश के, और वो ये बताते हैं कि भाई रेमडेसिविर को लेके इतनी दिक्कत क्यों है, ऑक्सीजन को लेके दिक्कत क्यों है। कई लोग मान रहे हैं कि वैक्सीन लगवा रहे हैं इससे कोरोना हो रहा है, वैक्सीन लगवाने से कोरोना नहीं हो रहा है। आप वैक्सीन को दवाई मान के चले गए, आपको पहले ही सर्दी बुखार के लक्षण दिखे फिर भी चले गए, या आपने वैक्सीन लगवाते वक्त सावधानी नहीं बरती, मास्क नहीं लगाया, तो वैक्सीन सेंटर से आप संक्रमित होकर आ गए। तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है उन लाइव के माध्यम से, जो लोगों की भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, वो दूर हो रहे हैं। एक सर, समाचार पत्र में छपा हुआ शब्द और एक टीवी पे चली हुई न्यूज और एक डिजिटल पे प्रकाशित कंटेंट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या विचार है? अगर वो प्रतिष्ठित और प्रामाणिक मीडिया हाउस से पूरी संपादकीय मेहनत के साथ आया तो सभी का महत्व उतना ही है जितना होना चाहिए। हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को बहुत महत्व दिया गया है। वो किसी भी माध्यम पे छपे, वो जवाबदेही के साथ छपे, जवाबदेही के साथ प्रकाशित हो, प्रसारित हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे अखबार में हो, या चाहे डिजिटल माध्यम पर हो। मैं इस जवाबदेही शब्द को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। तो उसका महत्व हर प्लेटफॉर्म पर उतना ही है जितना होना चाहिए। क्या समाचार पत्र में छपी हुई खबरें और टेलीविजन पर प्रसारित खबरें और डिजिटल मीडिया पे जो प्रसारित जो खबरें हैं, उन पर जो कोर्ट के जो निर्णय या प्रसंज्ञान है, उसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? जैसे कई बार समाचार पत्रों में जो खबरें छपती हैं उस पर डायरेक्ट कोर्ट या प्रसंज्ञान ले लेता है, तो क्या अभी ऐसे उदाहरण आने स्टार्ट हो गए हैं डिजिटल मीडिया के जरिए भी, या डिजिटल मीडिया पे खबरें चली हो और उन डिजिटल मीडिया की खबरों को आधार बनाते हुए कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया हो, या अमुक डिजिटल मीडिया की खबरों को साक्षी मान करके और उन्होंने कोई आदेश पारित किए? खूब आदेश आते हैं, खूब नोटिस आते हैं। जैसे मैं अखबार का भी संपादक रहा हूँ, अखबार में गलत खबर छपने पर या किसी भी खबर में को लेके कोई भ्रांति होने पर नोटिस आते थे, वैसे डिजिटल मीडिया में भी आते हैं।
उतनी ही जवाबदेही, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, उतनी ही जवाबदेही के साथ आपको डिजिटल मीडिया भी चलाना है। और सारे कानून तो भारत के वही है ना रावत जी, कानून तो सब पे वही लागू होंगे, चाहे आप कोई से भी माध्यम में काम कर रहे हो। तो जिस तरह की कानूनी जवाबदेही आपकी टीवी पर है, जिस तरह की कानूनी जवाबदेही आपकी अखबार में है, वैसी ही जवाबदेही डिजिटल मीडिया पर भी है। उसमें किसी तरह की कोई, बल्कि डिजिटल मीडिया में नोटिस ज्यादा आते हैं, अखबार तो कहीं छपा कहीं छप के रह गया, खबर पता ही नहीं चली, सामने ही नहीं आई। डिजिटल मीडिया पे तो आर्काइव है, गूगल पे सर्च, तो लोग डिजिटल मीडिया की खबर गलत हो और उसको हटवाने के लिए बड़े बड़ी कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उस खबर को सर्च करके उनके नाम से, उनके संस्थान के नाम से बदनामी होती है। अखबार में तो एक दिन छपी और खत्म हो गई, उस अखबार को सब कोई संभाल के तो रखने वाले नहीं, टीवी पे भी चली और खत्म हो गई, हर रोज तो टीवी पे वही वही खबर नहीं। लेकिन डिजिटल मीडिया में तो हर चीज का काल पात्र बना हुआ है। आपका नाम गूगल पे सर्च हुआ और आपके नाम से कोई गलत खबर पड़ी, तो कल आप भी बेचैन होंगे कि इसको सबसे पहले हटवाओ, तो आप नोटिस भेजेंगे छापने वाले को, भैया मेरे नाम से आपने गलत खबर क्यों चला दी। अखबार में छपने पर आप उस दिन परेशान होंगे, अगले दिन भूल सकते हैं, और बहुत बड़ा मामला है तो नोटिस देंगे आप उसको, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हो गया, खत्म हो गई बात। टीवी पे चली और छोटी बात थी तो आप भी छोड़ देंगे, बड़ी बात है, बड़ा संस्थान शामिल है, प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची, तब आप टीवी और अखबार को नोटिस देते हैं। डिजिटल मीडिया में तो छोटी सी खबर भी गलत छप जाती है तो नोटिस आ जाता है, क्योंकि वो गूगल पर तब तक बनी रहेगी जब तक अगर गलत है और कोर्ट ने आदेश दे दिया और प्रमाणित हो गया कि गलत है तो आपको हटाना ही पड़ेगी। तो डिजिटल मीडिया को लेकर के अभी क्या कानून में किसी प्रकार के संशोधन हुए हैं सर? अभी ताजा संशोधन हुए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, जो मैंने आपसे कह दिया कि वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। जैसे अखबार आते हैं, जैसे टीवी आते हैं, सारी जवाबदेही आपको माननी पड़ेगी, सारे नियम मानने पड़ेंगे। नियामक संस्थाएं जैसी अखबार की बनी हुई है प्रेस काउंसिल, जैसे ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन टीवी की बनी है, वैसे डिजिटल मीडिया की भी बनी है, और सारे जो स्वनियमन है वो लागू होंगे डिजिटल मीडिया पर। ये बड़ा कानून, महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ है डिजिटल मीडिया पर हाल ही में। तो जिस प्रकार से आरएनआई के थ्रू न्यूज़पेपर का जो आरएनआई नंबर लेना पड़ता है, क्या इसी प्रकार से कुछ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे होने वाली है इसमें? आगे हो सकती है, और मैं तो बल्कि मानता हूं होनी चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत हुई है अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके माध्यम से। प्रकाश जावड़ेकर जी ने जब अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था पहले हमें ये तो मालूम पड़े कि कितनी डिजिटल साइट्स बनी हुई हैं और वो क्या कर रही हैं, फिर नई आने वालों के लिए क्या करना है वो हम नियम बनाएंगे। तो आने वाले समय में ऐसा संभव है और ऐसा होना चाहिए, मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने करीब इस 50-55 मिनट का जो आपका पूरा वक्तव्य रहा, और साथ में जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपने काफी कुछ जानकारी डिजिटल मीडिया के बारे में दी। डिजिटल मीडिया के भारत में आरंभ से लेकर के और अब तक का जो आपने सारा परिप्रेक्ष्य समझाया, जिसके अंदर आपने डिजिटल मीडिया का उद्भव, विकास, और आपने बताया कि आरंभ में आपको ऐसा लगता था कि, और आप मन ही मन शायद उपहास भी शब्द आपने प्रयोग में लिया कि आपको ऐसा लगता था कि ये क्या कंप्यूटर पे सारे दिन करते रहते हैं, लेकिन जब आपने इसकी ताकत को पहचाना और ताकत को पहचानने के बाद में आप इसमें इन्वॉल्व होने के बाद में आपने देखा कि नहीं, ये तो एक आने वाला जो युग है पूरा ही डिजिटल मीडिया का एक नया युग है, और नए युग की शुरुआत है। जो यदि इससे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा या जो इससे अनभिज्ञ रहेगा, उसके लिए ये माना जाएगा कि कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ के अंदर खो रहा है। और निरंतर आपने जिस तरीके से डिजिटल मीडिया के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और इसके साथ में आपने बताया कि किस तरीके से जो लीगली और जो कानून है, वो कानून भी हमारे धीरे धीरे डिजिटल मीडिया के संदर्भ में आ रहे हैं, या उनमें संशोधन भी हो रहा है, नए कानून आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपने चर्चा की। इसके साथ में आपने इसके तकनीकी पक्ष भी रखे। इसके साथ में आपने बताया कि एक वन मैन आर्मी, जिसमें कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रिंट का एक आनंद भी एक जर्नलिस्ट को मिलता है, तो एक फोटो जर्नलिस्ट का आनंद भी वो लेता है, तो एक एंकर का आनंद भी वो लेता है, और तकनीक का आनंद भी वो उठाता है, और एक स्टूडियो की का आभास भी उसे होता है, और एक उसे ये हम कहें कि फील्ड में जाके रिपोर्टिंग का सभी प्रकार का एक आभास उसे रिपोर्टर को या जो जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया में काम करता है उसको होता है। तो वन मैन आर्मी की संज्ञा आपने इसको दी सर। इसके साथ में आपने इसकी चुनौतियों की बात की, और विद्यार्थियों के करियर के संबंध में भी आपने बात की कि किस तरीके से वो मजबूत करियर इसके अंदर बना सकते हैं। इसके संबंध में आपने कहा कि भाषा पे उनकी पकड़ होनी चाहिए, कि जो शिक्षण संस्थानों के अंदर विद्यार्थी सीख करके आता है वो पर्याप्त नहीं है जब वो काम करने के लिए किसी डिजिटल मीडिया हाउस में आता है। पता लगता है कि उसकी भाषा में पकड़ नहीं है, भाषा और पैनी बनानी पड़ती है, तकनीकी ज्ञान भले से वो प्राप्त करके आता हो, लेकिन तकनीक का यूटिलाइजेशन भाषा के संदर्भ में या खबर के संदर्भ में कैसे किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी रहती है। तो उसको भी शिक्षण संस्थानों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि किस तरीके से जाकर के वो अपनी भाषा को सही तरीके से रखे और सही तरीके से भाषा का उपयोग करें। साथ ही आपने बताया कि अभी भी इंग्लिश और हिंदी भाषाओं के अंदर जो डिजिटल पोर्टल्स हैं, समाचार पत्रों की जैसी भेदभाव की स्थिति, विज्ञापन और सैलरीज के अंदर भी अभी भी बहुत
अंतर है। और आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मीडिया की बात कही और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल मीडिया की बात की कि किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज़पेपर्स आपने न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन या दूसरे समाचार पत्रों का जिक्र आपने किया कि किस तरीके से वहां पर यदि हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उन आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है। वही अपील आपने की कि हमें भी यहाँ पर डिजिटल मीडिया को पेमेंट करके और भी पढ़ने की आदत डालें तो इसका और भी भविष्य सुदृढ़ हो सकता है और इसके अंदर विद्यार्थी अपना कैरियर और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इन सभी बातों को बताने के बाद में मैं ये मानता हूं कि हमारे पाठकों के जो प्रतिभागी उनके सवाल और भी बहुत हैं और उनकी जिज्ञासाएं काफी हद तक शांत है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि फाइनल मैसेज आपका प्रतिभागियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो न्यू जर्नलिस्ट हैं, न्यू कमर्स हैं, नव आगंतुक पत्रकार हैं, उनके लिए डिजिटल मीडिया के संदर्भ में आपका फाइनल संदेश आप क्या देना चाहते हैं कि जिससे कि वो डिजिटल मीडिया को बेहतरीन तरीके से समझ सके, उसमें अपना बेहतर करियर बना सके और डिजिटल मीडिया को बेहतर बना करके नई ऊंचाइयों पर वो ले जा सके। जी रावत जी, आपने बहुत अच्छे से पूरा समअप किया है बातचीत को, आप सार बताया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे पत्रकारिता में आ रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टरी को कहा जाता है, मैं पत्रकारिता को भी नोबेल प्रोफेशन, एक पवित्र पेशा मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो जुनून के साथ इसमें आता है, लोक सेवा के भाव से आता है, बेहतर खबरों को प्रसारित करने, अभिव्यक्ति देने के भाव से आता है, उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। उस जुनून को, उस भाव को कायम रखिए। डिजिटल माध्यम अब भविष्य का माध्यम नहीं है, वर्तमान का माध्यम है। वर्तमान में ही डिजिटल माध्यम वो स्वरूप ले चुका है जो उसके भविष्य के होने की बात की जा रही थी। और कोविड काल ने बल्कि ये किया है कि एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया है कि जो चीजें 5-10 साल में होने वाली थी वो जल्दी कर दी है और लोग डिजिटल की ओर तेजी से बढ़े हैं और इसलिए डिजिटल पर ट्रैफिक भी एकदम से उछाल आया है। लोग खबरों को ज्यादा पढ़ने देखने लगे हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत शानदार माध्यम है, आपको पत्रकारिता के बेहतरीन अवसर देता है। और जो अन्य माध्यमों में रोमांच है, आनंद है, वो सारा मिलजुल कर एक जगह आपको लेना हो तो डिजिटल माध्यम है उसके लिए। लेकिन कड़ी मेहनत कीजिए, तथ्यों को जांचने की कला सीखिए, भाषा पर बहुत तगड़ी पकड़ रखिए। अगर भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी है, तथ्यों को जांचे परखे बगैर आप प्रकाशित नहीं करते हैं और जवाबदेही आपके भीतर कायम है, तो आप बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू वेरी मच सर। इस वेबिनार के समापन और इसके धन्यवाद ज्ञापन से पहले सर, मेरा खुद का एक व्यक्तिगत सवाल है कि क्या वर्तमान में डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट का ग्राफ है वो किसका ज्यादा बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया का या प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? ये मेरा स्वयं का सवाल आपसे। बढ़त तो डिजिटल मीडिया में ही है। डिजिटल मीडिया में तो एडवर्टाइजिंग काफी होती है, लेकिन उसका जो बड़ा शेयर है वो फेसबुक और गूगल ले जाता है। लोग एडवर्टाइज तो डिजिटल पे कर रहे हैं क्योंकि उसमें टारगेटेड मार्केटिंग होती है, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की पसंद क्या है, वो कपड़ों के, जूतों के विज्ञापन ज्यादा देख रहा है या फ्लिपकार्ट, अमेजन से जो चीज खरीद रहा है उसी का विज्ञापन उसको दिखा दिया जाता है। ये सब अखबार में और टीवी में संभव नहीं है। तो विज्ञापन का जो खर्चा है वो तो डिजिटल पे बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसका बड़ा शेयर प्रकाशकों को मिलने की बजाय फेसबुक, गूगल के पास चला जाता है, वो दिक्कत है। लेकिन शेयर तो बढ़ रहा है डिजिटल मीडिया। तो इसका क्या तरीका निकाला जाए जिससे कि जो डिजिटल मीडिया के न्यूज पोर्टल है उनको ज्यादा फायदा मिले गूगल और फेसबुक को जाने के? वही है कि अगर लोग सीधे मीडिया हाउस को पैसा देंगे और उसकी खबर को पढ़ेंगे तो फिर एडवर्टाइजर भी डायरेक्टली उस मीडिया हाउस के पास जाएगा बजाय कि गूगल या फेसबुक के माध्यम से आने के। तो अभी जितने भी विज्ञापन है वो गूगल और फेसबुक के माध्यम से ही डिजिटल मीडिया, जितने तो नहीं, ज्यादा बड़ी संख्या में, ज्यादा बड़ी संख्या में। Thank you very much, sir. आपने thank you very much, sir. You enlightened to us, enlightened to our participants on today's webinar topic, challenges in digital media. So, on behalf of the Parul University, on behalf of the Parul University family members, on behalf of the Parul University President sir, Vice Chancellor sir, and Registrar sir, thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। Parul University परिवार की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट सर की तरफ से, वाइस चांसलर सर की तरफ से, रजिस्ट्रार सर की तरफ से थैंक यू वेरी मच सर। हम आपको पीयू वेबिनार प्लेटफॉर्म पे बार बार देखना चाहते हैं और इसी के साथ में आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निमंत्रित करता हूं कि आप फिजिकली हमारे विश्वविद्यालय में आए और विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। जब भी ये कोविड काल पूरा होगा तब मैं अवश्य चाहूंगा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित रहूं। अभी तो वर्चुअल माध्यम से ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। जी, thank you sir, thank you very much sir, thank you very much sir. And I also thank you to our webinar team. They complete this entire webinar without any kind of the technical glitches. I also thank to our faculty members and teachers, those are the involved directly and indirectly promote this entire webinar on national and international level. Thank you very much, thanks to all, thank you very much, thank you, धन्यवाद, thank you sir.